हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री के टर्म में एक टर्म आता है हीट कैपेसिटी। शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तो हीट कैपेसिटी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे जो आपको हेल्पफुल होगा आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। लेट स्टार्ट। व्हाट इज़ द हीट कैपेसिटी? It may be defined as the quantity of heat absorbed by the system for raising its temperature through 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। मतलब हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी हीट की वह क्वांटिटी होती है जो किसी सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है उस सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। मतलब किसी भी सिस्टम का अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएं तो जितनी हीट हम उसको देते हैं वह कहलाता है उसका हीट कैपेसिटी। या दूसरे तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू रिजल्टिंग इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई भी अगर हमारे पास मैटर्स है या सिस्टम है, उस सिस्टम को हम कितना ज़्यादा हीट दें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए या 1 केल्विन बढ़ जाए, तो वो जितना हमने हीट दिया वही उसकी क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। समझ में आया? जैसे कि समझते हैं इसको। लेट इफ क्यू बी द हीट एब्जॉर्ब फॉर राइजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2। अगर मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया, ठीक है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बढ़ाने में? T1 से T2 में। तो हीट कैपेसिटी क्या हो गया? हीट कैपेसिटी इनका रेशियो हो जाएगा। तो हीट कैपेसिटी यहाँ पर हम लोग हीट कैपेसिटी को C से दिखा रहे हैं, C T2 T1। ये दिखाने के लिए है T2 T1, ये बता रहा है कि टेम्परेचर हमने कहाँ से रखा? T1 से T2 हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा? रेशियो होगा हीट एब्जॉर्ब, कितना हीट उसने एब्जॉर्ब किया, क्यों, अपान कितना से कितना टेम्परेचर हमारा रेज हुआ, T2 माइनस T1, ठीक है। ये हम हीट कैपेसिटी ऐसे यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि सिंस हीट कैपेसिटी चेंज विथ टेम्परेचर, जैसा कि हम देख रहे हैं हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है, तो उस के केस में क्या होगा? C इक्वल टू डी ऑफ क्यू। मतलब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, किसका? हीट एब्जॉर्ब का विथ रिस्पेक्ट टू T, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। बात समझ में आया कि टेम्परेचर जैसे वैसे बदलता रहता है, हीट कैपेसिटी उसका हमारा एब्जॉर्वेशन के साथ और हमारा हीट कैपेसिटी भी बढ़ता रहता है। तो हीट कैपेसिटी चेंज विद द टेम्परेचर। नाउ वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ से जानते हैं। क्यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू इक्वल टू होता है E प्लस डब्ल्यू, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट जब किए हैं, डी क्यू इक्वल टू क्या है? डी ई प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन, ई है एनर्जी, क्यू है हमने हीट जो अप्लाई किया है, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन। डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी वी। और देखो जबकि हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं तो हम लोग डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे? वी का, ठीक है। तो हमारा मिलेगा डी वी। तो हम इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से? C इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, डी क्यू के जगह पे हम रख सकते हैं क्या? डी ई प्लस पी डी वी, ठीक है, अपान डी टी, ठीक है। कहाँ से आया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हीट कैपेसिटी यहाँ पर C इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ई प्लस पी डी वी अपान डी टी। एट कांस्टेंट वैल्यूम, अगर हम वैल्यूम को कांस्टेंट मान लें, ठीक है, अगर हमने वैल्यूम को क्या माना? कांस्टेंट, तब क्या होगा? तो अगर हम वैल्यूम को कांस्टेंट माने, मतलब v कांस्टेंट है, तो अगर हम उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? डी वी इक्वल टू 0, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो इसका मतलब है डी वी इक्वल टू 0। तो देन सी भी यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? सी भी रिप्रेजेंट कर रहा है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम। इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यों भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वैल्यूम अपान डी टी, ठीक है। तो ये हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टी कहाँ से आया? जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, C इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी, वहाँ से, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? डी क्यू अपान डी टी का मतलब क्या हुआ? डी क्यू अपान डी टी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं डी ई था, क्या था? डी प्लस पी डी वी। अब हमारा डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा? डी ई अपान डी टी। तो हमारा क्या आया? डी ई अपान डी टी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किए हैं, ठीक है। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई अपान पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी, ठीक है। और हम यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट क्या है? वैल्यूम है। कांस्टेंट क्या है? वैल्यूम। एट कांस्टेंट वैल्यूम
CV मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम इक्वल टू क्या हो जाता है इसका फार्मूला, ठीक है, यहाँ पर डेल ई अपान डेल टी, ठीक है। इसका अर्थ ये मिला कि दस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम CV गिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यूम। ई क्या है, ई है इंटरनल एनर्जी। कहाँ से पता चला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पता चला। कहाँ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और हमारा ई क्या है, इंटरनल एनर्जी है, और ये कांस्टेंट वैल्यूम पे क्या हो जाता है, इट इज़ द, ठीक है, रेट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यू। बात समझ में आई। अब अगर हम कांस्टेंट वैल्यू की जगह पे कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, तब क्या हो जाता है, एट कांस्टेंट प्रेशर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं CP, ठीक है। CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, QP अपान DT, ठीक है। यहाँ P रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट एब्जॉर्ब है एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वल क्या लिख सकते हैं, डेल E अपान डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P डेल V अपान डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कहाँ से आया, ये इस इक्वेशन से जो हमने इक्वेशन लिए थे, ठीक है, इसके साथ, ठीक है, इसके साथ डेल E अपान डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P डेल V अपान डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। चूँकि हम जानते हैं क्या कि इंथैल्पी इक्वल टू क्या होता है, E प्लस PV। इंथैल्पी आपको पता होगा, मैंने इस पे वीडियो बनाया। इंथैल्पी किसे कहते हैं, इंथैल्पी एक हीट ही है, लेकिन कब, जब हमारा सिस्टम क्या हो, एट अ कांस्टेंट प्रेशर हो, ठीक है। तो H इक्वल टू E प्लस PV लिख सकते हैं। तो अब अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन किए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एट कांस्टेंट प्रेशर P, तो डेल H अपान डेल T एट कांस्टेंट P इक्वल टू डेल E अपान डेल T एट कांस्टेंट P प्लस P, ठीक है। P कांस्टेंट है तो ऐसे हमको बाहर रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। P डेल V अपान डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर P। बात समझ में नहीं, इसका हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू एट कांस्टेंट T विथ रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट P। देन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 या 5th एंड 6th हम ले सकते हैं। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल H अपान डेल T एट कांस्टेंट P, ठीक है, एट कांस्टेंट P। क्यों भैया, P हमारा वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर P की वैल्यू क्या रखें, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और डेल E अपान डेल T एट कांस्टेंट P बचेगा, वो किसके बराबर है, CP के बराबर है। और डेल E अपान डेल T यहाँ पर अगर हम रखें P की वैल्यू 0, तो अब डेल E अपान डेल T यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल H अपान डेल TP। तो इसका मतलब क्या हुआ, CP किसके बराबर हो जाएगा, CP हो जाएगा डेल H अपान डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कहने का अर्थ क्या है, हीट, ठीक है, एट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम, उसका फार्मूला क्या होगा, डेल E अपान डेल T एट V, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, CP, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल H अपान डेल T एट कांस्टेंट P। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP गिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर CV होता तो क्या लिखते, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यूम गिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यूम। तो वैल्यूम रहेगा तो CV लिखेंगे, और अगर प्रेशर रहेगा तो CP लिखेंगे, ठीक है, कांस्टेंट के लिए। और उस समय जो हीट कैपेसिटी होगा उन दोनों का फार्मूला अलग अलग आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे आपको BSc से रिलेटेड सारे नोट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।